नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् ददत् मृत्युघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिल सन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटबिल सच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तम् निखिल गदवन् प्रौढ़दावाग्निलीलम्। साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। पिछली काफ़ी साप्ताहिक कक्षाओं से हमने एक टॉपिक के बारे में पढ़ा है जी, जिसका नाम है ज्वर यानी कि बुखार जी। उसके बारे में बहुत डिटेल से समझा है, पढ़ा है हमने। किसी साथी को कुछ समझ आया क्या जी? किसी को कुछ फ़ायदा मिला क्या जो पढ़ाया है? कोई साथी अपना अनुभव शेयर करेगा क्या जी? किसी भी साथी का कोई अनुभव नहीं है जी, कोई नई जानकारी नहीं मिली है, तो फिर ऐसे तो क्लास आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जी। तो किसी साथी का कोई अनुभव नहीं है जी, कोई लाभ नहीं है, कोई नया विचार नहीं है क्या जी? वैद्यानुवृत्त जी, क्या किया जाए जी? लगता है कि मतलब सब लोगों सुन तो अच्छे से रहे हैं, लेकिन कोई विचार व्यक्त करने में शायद असमर्थ हैं। तो यहाँ पर आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको लगा हो अब तक, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे एक संवाद बना रहे आपस में। क्योंकि ऐसे तो अगर लेक्चर देंगे हम लोग, कुछ नई बात बताई जाएगी और फिर हम लोग चले जाएंगे, तो पूरे सप्ताह आप लोगों ने क्या किया, उस पर क्या विचार किया, या आपके दिमाग में क्या एक पिक्चर बनी, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को पता चलेगा, तो आगे और अच्छे से नए विषयों को जोड़ा रखा जा सकता है। तो ये प्रयास है, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग बोलें, कुछ अपना अनुभव शेयर करें। आपका क्या कहना है? आप लोग बताओ जी। नए साथी भी कम ही जुड़े हैं आज जो हैं गुरुजी, तो संख्या भी अब कम ही हो रही है। तो या तो लोगों के पास समय नहीं है या फिर इंटरेस्ट नहीं है। देखो, आप इतना जोर लगा के पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं प्रैक्टिकली अनुवृत्त जी, उस पर कोई जवाब नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं है उसके ऊपर। किसी को कोई पॉजिटिव फ़ायदा मिला, किसी ने कुछ भी हासिल किया, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ तो बात करें जी। हाँ मंजीत जी। जी मंजीत हाँ नमस्ते जी। सबसे पहले तो समाचार होंगे आप लोगों से। 2 कक्षाएं मैं पिछले ले नहीं पाया आपसे, और अभी भी थोड़ा काम का लोड ज्यादा हो गया था जी। अभी 2 कक्षा पहले से जब मैं एक बार खेती का काम कर रहा था जी मैं, और भूख मुझे को लग नहीं रही थी, और ऐसा लग रहा था शरीर थकान के कारण बुखार होएगा। और 2 दिन तक मैंने तो कुछ खाया नहीं जी, केवल पानी ही पिया गए, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत एक रोटी खाई एक दिन, जबकि काम चालू चल रहा था। 2 दिन तक तो ऐसे रहा, तीसरे दिन बढ़िया हो गया जी, एकदम अपने आप शरीर सही हो गया। ये फायदा हुआ जी मुझे तो आपकी इस क्लास को सुन के। इतना ही बताना चाह रहा था जी बस।
बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी कि आपने कम से कम विचार तो रखे, पॉजिटिव नेगेटिव जितना भी इफ़ेक्ट था। और बाकी और साथी जी, हाँ संजीव जी, आप अपना विचार रख सकते हैं। सभी को मेरा नमस्कार जी। अभी तक तो सर आपने जो पढ़ाया है वो बुखार के बारे में पढ़ाया है, बुखार में क्या नहीं करना चाहिए। वो बुखार में एक इंग्लिश दवाई नहीं लेनी चाहिए, रोटी नहीं खानी चाहिए। जी फलों में आपने बताया था अंगूर, अनार, मौसमी क्या लेना चाहिए, या यदि भूख लग रही है तो पानी हम ले सकते। अभी बीच में क्लास में आपने बताया था इसमें जो शुरू से आपने पढ़ाया है, शुरू से आपने ये पढ़ाया है जी, हम खाना क्यों खाते हैं। खाना हम पचाने के लिए खाते हैं, सड़ाने के लिए खाते हैं। तो खाना हम पचाने के लिए खाते हैं। इसमें हमारे 7 धातु बनती है। इसमें इसकी है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 धातु है। तो यदि हम खाना हमारा बचता है तो ये 7 धातु बनेगी, तो हमारा शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा। हम कोई रोग से नहीं बंधेगा, हमारा शरीर निरोगी रहेगा हमारा शरीर। ये था सर। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। अगर इंसान इतना भी समझ ले कि खाना क्यों है, अगर इतना भी समझ ले कि खाना क्यों है, वो पचाने के लिए खाना है, तो वहाँ भी उसको आने वाले समय में बीमारियों से वो बच जाएगा, पुरानी बीमारियाँ ठीक होने लगेगी जी। और कोई साथी जी? हमने पढ़ा जी कि बुखार में पहला काम क्या करना चाहिए जी। कोई साथी बताएगा बुखार में पहला काम क्या करना चाहिए जी। नए साथियों में से कोई भी साथी जी, बुखार में पहला काम क्या करना चाहिए जी। किसी को भी नहीं पता जी? हाँ बताओ संजीव जी। बुखार में सर रोटी नहीं खानी है और इंग्लिश दवाई नहीं लेनी है, रोटी तो खानी। ठीक है, बुखार में पहला काम हमने पढ़ा जी कि अन्न बंद कर देना है जी। अगर हमें ये समझ है तो हम बुखार की पूरी चिकित्सा अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मंजीत जी को बुखार जैसा महसूस हुआ तो इन्होंने 2 दिन के लिए अन्न बंद कर दिया, तो ये 2 दिन में पूरी तरह से रिकवर होगी जी। तो पहला काम क्या है, क्या करना चाहिए? अन्न नहीं लेना है जी। ऐसे ही हम सबके घरों में अगर बच्चा पैदा हो जी, तो पहला काम क्या करना चाहिए? कोई साथी बताएगा जी? कोई भी साथी बता सकता है जी नए साथियों में से? अगर हम सबके घरों में बच्चा पैदा हो तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? जब हमने इस क्लास में सीखा कि बुखार हो जाए तो पहला काम क्या करना है, रोटी बंद कर देनी है जी। जब हमने इस बात को समझ लिया तो इतना फ़ायदा हुआ जी। जैसे अभी मंजीत जी ने एग्जाम्पल दिया, तो बुखार बिगड़ने से बच जाएगा जी अपना। अगर हमें ये पता हो कि हमारे घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको पहला काम क्या करना है जी, अगर हमें वो पता हो तो हम बच्चे के उस काल में बहुत अधिक हेल्प कर सकते हैं उसकी। जैसे हमने
हमने बुखार में रोगियों की हेल्प करी है जी। तो कोई भी साथी अपना सही गलत कुछ भी विचार रखेगा जी, बच्चा पैदा होते ही पहला काम क्या होना चाहिए जी? अपने अनुभव के हिसाब से कोई भी बता दो जी, सही गलत कुछ भी, कुछ तो बोलो। जी आजकल तो बच्चे पैदा हो ही नहीं रहे जी, सीधे अस्पताल में ही होते हैं। ठीक है जी। और वहाँ पे डॉक्टर 2 ढाई 3 घंटे बाद ही आगे बताता है कि भाई ठीक हुआ क्या हुआ नहीं हुआ, शीशे में रखना है क्या रखना है, वो सब उन्हीं के वाले है जी, वो क्या सो इंजेक्शन लगाए क्या नहीं लगाए। हमारा तो अनुभव यही है जी। ठीक है जी। और किसी साथी का कोई अनुभव हो? मंजीत जी ने बड़ा अच्छा अनुभव बताया है। देखो, बच्चा पैदा होने पे, बच्चा पैदा हुआ है और ख़ासकर नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन भी हुई है, समय पे कोई भी डिलीवरी हुई है तो थोड़े टाइम पे ही डॉक्टर उसको साफ़ करने के बाद दे देते हैं जी। बाद में तो पैदा होते ही जब वो देंगे तो पहला काम क्या करें जी? वो तो मान लो आज बच्चा पैदा हुआ है तो कल तक वो क्या करेंगे, अपने प्रोटोकॉल के अनुसार उसको जो 2 इंजेक्शन और 1 पोलियो की ड्रॉप है वो देते हैं जी। तो उस काल में जब बच्चा हमें पैदा होने के बाद मिल गया है, वो बताएंगे आपको लड़का हुआ है लड़की हुई है, जो भी हुआ है उसके बाद वो बच्चा आप लोगों को देंगे। तो उस समय पहला काम जब बच्चा हमारे हाथ में आए तो क्या करना चाहिए जी? और कोई साथी बताओ जी अपना अनुभव। स्वर्ण प्राशन चटवाना जी, शायद घी वगैरह। क्यों चटवाना है वैद महेंद्र जी? ताकि उसका मतलब अनुलोमन हो, थोड़ी पुट्टी आए उसको। ठीक है जी। और कोई साथी जी? कोई बोलता है जी पहला काम माँ का दूध पिलाओ, माँ को दूध ही ना उतरे तो पहला काम क्या होना चाहिए जी? जैसे हमने पढ़ा कि बुखार में पहला काम क्या होना चाहिए जी? रोटी नहीं खानी है जी। ऐसे ही बच्चा जब हमारे हाथ में आए तो पहला काम क्या होना चाहिए जी? हमें पता तो हो, जब पता होगा तभी तो हम कुछ करेंगे। अब मंजीत जी को पता चला कि बुखार में रोटी छोड़ देनी है, जैसे गाय और भैंस खाना छोड़ देती है, वो तभी तो जब हमने डिस्कस किया कि रोटी क्यों छोड़नी है जी, तभी तो हुआ वो। और कोई साथी जी अपना अनुभव? किसी का कोई अनुभव नहीं है जी? वैसे होना क्या चाहिए आपके हिसाब से जी? सही गलत दूसरा मैटर है। हाँ सुभाष जी। हाँ सुभाष जी। वैसे मैं अभी यार नेट की प्रॉब्लम है, अभी दोबारा जुड़ा, बीच में मैंने सुने लिखा बात हुई। जैसे ही हमारे घरों में बच्चा पैदा हुआ हो, घर में या हॉस्पिटल में पैदा होने के बाद डॉक्टर बच्चे को माँ बाप को दे देते हैं, तो पहला काम क्या होना चाहिए जी और क्यों जी? इसके बारे में पहले कुछ सुने दीजिए कुछ। ठीक है जी, ये भी अच्छा जवाब है, क्योंकि हमने जब बुखार के बारे में चर्चा करी कि भाई बुखार में पहला काम है रोटी नहीं खानी, तभी तो आप लोगों ने रोटी बंद करी है जी। यहाँ केवल अनुभव ले रहे हैं जी कि आप लोगों के अनुभव के हिसाब से पहला काम क्या करना चाहिए। हाँ वैद्यनुवृत जी, शायद आप कुछ बोल रहे थे। गुरुजी शहद चटाना चाहिए ताकि जो बच्चे का जो कफ है उसका शोषण हो सके, क्योंकि कफ जो शोषण करने के लिए शहद एक उत्तम औषधि है। तो और बच्चा कफ के प्रभाव में है, वो वाटर जैकेट से निकल के आया है, तो उस समय जो कफ का प्रभाव उसके वो गड़बड़ ना करे उसको, बच्चे को, तो उसके जीभ पे शहद से ओम लिखते हैं। तो ये मेरा अनुभव है। आपका अनुभव बिल्कुल सही है जी। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है, डॉक्टरों ने सफाई सफाई करके आपको दे दिया है, आप लोगों के हाथ में आ गया है बच्चा। अब डॉक्टर क्या बोलते हैं जी? वहाँ हॉस्पिटल वाले बोलते हैं, वहाँ पूरे उनके नियम बने हुए हैं कि जी उस दुकान पे जाओ, वहाँ से बच्चे को दूध वाला पाउडर लेके आओ और उसका दूध पिलाओ। पहला हॉस्पिटलों का तो ये है जी गाइडेंस।
और पहला वास्तव में पहला काम क्या करना चाहिए? पहला काम है जी बच्चे को शहद चटाना चाहिए जी। क्यों जी? क्योंकि बच्चे का जो गला है, बच्चा 9 महीने जब वहाँ रहा है तो ना बच्चा रोता है ना वो कुछ खाता है, उसका मुख है जो वो कफ से अवरुद्ध है जी। और जब हम शहद चटाएंगे तो वो उसके गले में, उसके मुख से जो कफ है उसको हटाने का काम करेगा जी, उसका एक तरह से पाचन शोषण करने का काम करेगा। तो बच्चा पैदा होते ही जैसे हम सभी को मिल जाए तो पहला काम शहद चटाना है जी उसको। जैसे हम सभी ने देखा कि बुखार में पहला काम है रोटी बंद कर देना जी। बच्चा पैदा होने के बाद जब आप लोगों को मिले तो पहला काम है शहद चटाना। शहद चटाएंगे तो उससे के गले में जो कफ का आवरण है वो हट जाएगा, कफ का आवरण हट जाएगा तो बच्चे की आगे भूख और पाचन क्रियाएं सुधरने लगेगी जी। ये हुआ जी पहला काम। इसके ऊपर अनुव्रत जी का जवाब बिल्कुल सही था और ये हो गया पहला। अब दूसरा काम क्या करना चाहिए जी बच्चा पैदा होते ही? कोई साथी बताएगा जी दूसरा काम क्या होना चाहिए? देखो आप लोगों के मन में आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारा इतना सारा ज्ञान है जी। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, भ्रम में लोग क्या करें क्या ना करें। जैसे बुखार के बारे में हम सब ने शास्त्र से पढ़ा अष्टांग हृदय के रेफरेंस से कि बुखार में अग्नि कमज़ोर है, जैसे गाय भैंस खाना छोड़ देती है तो हमें भी रोटी बंद कर देनी चाहिए, अन्न बंद कर देना चाहिए जी। जबकि आचार्य मनीष जी बोलते हैं कि आप गर्म पानी में पाँव रख लो जी, वो कहीं शास्त्र से मैच नहीं हो रहा है जी। शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं, वो बोलते हैं कि केवल गर्म पानी पियो, गर्म पानी में पाँव रखोगे तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा जी। ऐसे बहुत सारी जानकारियां हैं कि आपको बच्चा पैदा होते ही ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन सही में शास्त्र के अनुसार क्या करना चाहिए? पहला था कि बच्चे को शहद चटाओ ताकि उसके गले का जो कफ का आवरण है वो दूर हो सके जी। अब दूसरा काम क्या है जी? दूसरा क्या करना चाहिए, क्या ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए हमारा? क्योंकि ऐसा है जी, अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो समझ लो हमने अपने स्वास्थ्य का जो ठेका है वो डॉक्टर को दे दिया है जी। हमें बुखार की जानकारी नहीं थी, आप सब कल्पना करो, तो आप सभी ने क्या किया जी? अपने स्वास्थ्य का जो ठेका है वो डॉक्टरों को दे दिया जी। अब आप अगर अपना ठेका किसी को देंगे तो वो क्या करेगा जी? वो आपका बुरी तरह से शोषण करेगा, चूस के रख देगा जी। जैसे कि एक किसान जब अपनी ज़मीन इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। जैसे कि एक किसान अपनी ज़मीन ठेके पे देता है तो जो ठेके पे लेता है ना जी, वो उसमें पैदावार बढ़ाने के नाम पे इतना खाद, दवाई, स्प्रे, यूरिया, कीटनाशक सब इतना डाल देता है कि उसका जो पूरा शोषण कर देता है जी ज़मीन का। तो इसी प्रकार अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो डॉक्टर, तो पता ही है भी आप लोगों को कि आजकल के डॉक्टर कैसे डॉक्टर हैं। हमने पढ़ा ही था पीछे कि अगर डॉक्टर सही चिकित्सा नहीं दे रहा है तो वो केवल डॉक्टर ना हो के यमराज का दूत भी है जी। अगर हमने जानकारी नहीं है और ठेका देने की अपनी प्रवृत्ति जारी रखी तो फिर हमारे स्वास्थ्य का और हमारे बच्चों के स्वास्थ्य का तो क्या होगा जी? बुरी तरह से शोषण होगा जी। और आपके बच्चे जन्म से लेके अपाहिज और किसी भी बीमारी की शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमें जानकारी होना ज़रूरी है जी। ठेका देने की जो प्रवृत्ति है वो बंद करनी पड़ेगी जी। गुरुजी इसमें इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे हम डॉक्टर से किसी भी तरह का। ठीक है जी, उस पर भी चर्चा करेंगे, क्यों नहीं लगवाएं। डॉक्टर तो बोलेंगे सब लगवा रहे हैं, हर कोई लगवा रहे हैं, कन्विंस कैसे करेंगे। अच्छा विचार है जी आपका भी। तो जब तक ठेका देने की हमारी प्रवृत्ति जारी रहेगी तो हमारा शोषण होता ही रहेगा जी। वो चाहे हम ज़मीन ठेके पे दे रहे हैं उसका भी शोषण हो रहा है, फिर आगे पीढ़ियों के लिए भी वो ज़मीन बंजर ही हो रही है जी। तो ठेके देने की प्रवृत्ति से बाहर निकलना पड़ेगा। बच्चा पैदा होते ही अक्सर मैक्सिमम ये डॉक्टर बोलते हैं कि जी बच्चे को पीलिया के लक्षण है जी। अगर किसी बच्चे को माँ बाप को ये बोल दिया है तो माँ बाप को तो कोई जानकारी नहीं है, अगर ये बोल दिया कि आपके बच्चे को पीलिया हो गया है
तो माँ बाप वहीं पे सरेंडर कर देगा जी, और फिर डॉक्टर उसको कुछ भी करो जी। बुखार होने पे हमने क्या पढ़ा जी? हमने पढ़ा कि भाई जो बुखार रस धातु में चला जाए वो इतना भयंकर होता है, इतने हाई टेम्परेचर का होता है कि उसमें हाई टेम्परेचर रहेगा 103, 4, 5 कितना भी हो सकता है, धातुओं को सुखा देगा, शरीर को सुखा देगा। ऐसी स्थिति में हो सकता है वो 7 दिन चल जाए, 10 दिन चल जाए, 12 दिन चल जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में शास्त्र बोलता है कि हॉस्पिटल में नहीं भागना है, डॉक्टर के पास नहीं भागना है। ऐसी स्थिति में वेट एंड वॉच करना है, रोटी नहीं खानी है, दूध नहीं पीना है, अंग्रेजी दवाइयों से बचना है। अगर हम नहीं बचेंगे इन चीज़ों से तो वो व्यक्ति उतने समय के बाद स्रोतस की शुद्धि नहीं हुई तो मर भी सकता है जी। इसी प्रकार जो जन्म के समय बच्चे को पीलिया होता है या पीलिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, वो बच्चे के लिए अच्छे लक्षण है जी, और उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। जैसे बुखार में दवाई नहीं देनी है, अगर उस पीलिया के लिए दवाई दे दी तो आपका बच्चा की इम्यूनिटी हमेशा के लिए वीक हो जाएगी जी। तो बच्चे को पीलिया हो रहा है या पीलिया जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं या बहुत अधिक पीलिया जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जितने अधिक लक्षण दिखाई दे रहे हैं उतना ही वो बच्चे के लिए अच्छा है जी, उसमें डरना नहीं है जी। उतना ही अच्छा है जितना अधिक वो लक्षण दिखाई देगा जी। अगर उस समय जैसे बुखार में दवाई लेना खतरनाक है, उस समय अगर उस पीलिया के लिए दवाई दे दी तो वो बच्चे को आगे कोई ना कोई भयंकर रोग, और जिसका हमें जवानी में पता चलेगा जी। कुछ ऐसी बीमारियां भी कि आगे चल के उन बच्चों को कभी बच्चे ही नहीं होंगे, ऐसी स्थिति भी पैदा हो जाती है जी। तो उससे बचने के लिए क्या करना है जी? उससे बचने के लिए हमें उस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि वो है क्या जी। जैसे हमने देखा कि बच्चा पैदा होते ही पहला काम है जी शहद चटाना, ताकि उसके गले का कफ का आवरण है वो हट जाए जी। बच्चा पैदा होते ही दूसरा काम है जी 24 घंटे तक ये देखना है कि क्या बच्चा पोटी कर रहा है जी, क्या बच्चे ने 2-3 बार पोटी करी है, क्या बच्चे के अंदर से काली काली पोटी आई है। अगर बच्चे ने पोटी आई है, पोटी 24 घंटे के अंदर कर दी है, काली काली सी पोटी निकल गई है, 2-3 बार पोटी निकल गई है, पहला तो उस बच्चे को वो पीलिया के लक्षण होंगे ही नहीं। अगर होंगे तो हमने समझा है जी वो अच्छे हैं, उसके लिए भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे ने पोटी नहीं करी है तो पहला काम था बच्चे को शहद चटाना जी, ताकि गले के कफ का आवरण हट सके। दूसरा काम है 24 घंटे में ये ऑब्जर्वेशन करना, क्या बच्चा पोटी कर रहा है, क्या 2-3 बार उसने पोटी कर दी है, क्या उसके अंदर से काली काली पोटी आई है। अगर कर दी है, 2-3 बार आ गई है तो अच्छी बात है, आपका बच्चा सेफ़ है जी, आपका बच्चा सुरक्षित है, आपका बच्चा का स्वास्थ्य अच्छा है जी। अगर उसने पोटी नहीं करी है 24 घंटे के बाद तो उसको पीलिया या पीलिया जैसे लक्षण आएंगे ही आएंगे जी। अगर वो आ भी रहे हैं तो हमने पढ़ा है कि जैसे बुखार में रोटी नहीं खानी है, दूध नहीं पीना है, दवाई नहीं लेनी है, तो उस बच्चे को अगर लक्षण आ भी रहे हैं तो भी दवाई नहीं देनी है जी। तो क्या करना है जी? अगर 24 घंटे तक बच्चे की पोटी नहीं आई है, 2-3 बार पोटी नहीं करी है, काली काली पोटी नहीं आई है, तो क्या करना है जी? उस बच्चे को शहद में 1-2 बूंद एरंड का तेल डाल के वो चटाना है जी। उससे क्या है वो पोटी आएगी। और जैसे हमने पढ़ा है, समझ रहे हैं कि अगर 2-3 बार उसको पोटी आ गई है 24 घंटे में तो उस बच्चे को पीलिया के लक्षण नहीं दिखाई देंगे, पीलिया जैसे लक्षण नहीं दिखाई देंगे जी। तो दूसरा काम है ऑब्जर्वेशन करना 24 घंटे में। तीसरा काम है जी, तीसरा काम है अगर नहीं आई है पोटी तो वो चटा दो जी। आ गई है तो फिर कुछ नहीं करना है जी। पहला काम शहद कर दिया था, दूसरा पोटी आ गई है तो बस माँ का दूध उतर गया है तो माँ का दूध पिलाओ जी। अगर माँ का नहीं उतर रहा है तो आप उसको बकरी या गाय का दूध पिला सकते हैं जी। मान लो हो सकता है माँ की पहली डिलीवरी हो, दूसरी में तो लगभग उतर ही आता है। तो दूसरा और तीसरा काम क्या है?
वो हमने डिस्कस कर लिया है जी। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो जी? देखो, जैसे बुखार की जानकारी हमने ली, अब मंजीत जी ने पालन किया, 2 दिन रोटी नहीं खाई, सीजन था, तो बुखार ठीक हो गया जी। कब ठीक हुआ? जब इनको जानकारी थी। तो इन्होंने अपने स्वास्थ्य की रक्षा जानकारी लेके खुद करी जी। अगर हमने ठेका दे दिया डॉक्टर को, ठेका देने की प्रवृत्ति जारी रखी, अब वो बोलेगा बच्चे को तो जी पीलिया हो गया है, पीलिया हो गया है, तो हमने समझा है कि दवाई देनी नहीं है और वो तो देगा ही जी, तो फिर आपका बच्चा का हेल्थ भी बिगड़ेगा जी, आगे चल के इम्यूनिटी भी बिगड़ेगी, वो बार बार बीमार भी पड़ेगा, और फिर उसके नाम पे छोटे बच्चे को जो चिकित्साएं दी जाती है, फिर बड़ा अच्छा खासा बिल भी हॉस्पिटल वाले बना लेते हैं जी। जैसे बुखार में हमने पढ़ा कि अगर रस धातु में चला गया तो वो 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, इतना दिनों तक हाई टेम्परेचर का लगातार रह सकता है। फिर भी शास्त्र ये बोलता है कि वेट एंड वॉच करना है, रोटी दूध और दवाई से बचना है, हॉस्पिटल में भागना नहीं है, एडमिट नहीं होना है। अगर होंगे तो जान भी जा सकती है जी। उसी प्रकार वहाँ पे बच्चे को कोई चिकित्सा नहीं देनी है, जितना अधिक पीड़िया होगा तो भी कोई चिकित्सा नहीं देनी है। वहाँ वेट एंड वॉच करना है, पोटी आने का, ना आए तो आने के लिए क्या करना है वो हमने डिस्कस कर लिया है जी। जितना अधिक पीलिया होगा, जितनी अधिक दवाई दी जाएगी, उतना ही आपके बच्चे की इम्यूनिटी तो गिरेगी ही, वो बार बार बीमार तो होगा ही, उस इलाज के कारण मृत्यु भी उसकी हो सकती है जी। तो बच्चा पैदा होते ही पहला काम शहद चटाना, ताकि गले के कफ का आवरण हटे, उसका पाचन अच्छा हो, दूध पीने की इच्छा हो, उसका जो पूरा पाचन मार्ग है वो अच्छा हो जाए, खुल जाए। दूसरा काम है 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन करना, क्या बच्चा पुरानी पोटी कर रहा है, काली काली सी 2-3, क्या 24 घंटे में 2-3 बार पोटी कर रहा है। तीसरा काम, पोटी नहीं कर रहा है तो उसको करने के लिए क्या देना है। और चौथा काम, उसको पीड़िया की कोई भी किसी तरह की चिकित्सा नहीं देनी है। अगर देंगे तो बच्चे को कुछ भी हो सकता है, जैसे व्यक्ति बुखार से नहीं इलाज से मरता है, तो ऐसी ही कहानी बच्चे के साथ भी हो सकती है जी। अब किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं। वैद अनुवृत जी सवाल ले सकते हैं। जी संजीव जी, आप हैंड रेस कर रहे हैं, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। सर आपने बताया था पोटी नहीं करी है बच्चे ने, तो शहद के साथ क्या चटाना है जी, वो समझ में नहीं आया था सर। एरेंड का तेल, शहद के साथ आप एरेंड का तेल चटा सकते हैं बच्चे को। अगर ऐसा हो रहा है कि उसको वो काली कोटी नहीं आई है तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है जी। जी मंजीत जी, आप करिए अपना प्रश्न। हाँ सर, ये आपसे शहद के बारे में पूछा था। शहद भी आजकल मार्केट में आपने देखा है सब नकली चल रहा है और असली वाले हैं अपने मेरी जानकारी में। तो बस ये पूछा जा रहा है मौसम के अनुरूप जो शहद है कि वही ले ले कि कोई भी ले ले, क्योंकि आजकल सरसों का, सफेदे का, कई तरह के शहद आ रहे हैं जी। मंजीत जी, शहद बिल्कुल क्वालिटी का होना चाहिए, भरोसेमंद जगह से लिया हुआ, पूरी तरह से प्योर शुद्ध शहद होना चाहिए। और आप सरसों का शहद दे सकते हैं जी, क्योंकि कफ का आवरण हमने हटाना है और सरसों कफ के लिए अच्छी है। बच्चों को आप सरसों का दे सकते हैं मंजीत जी। मंजीत जी, हो गया क्या आपका सवाल क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया जी। बाकी मैं अपना अनुभव तो मेरा यही था जी, जब ये हमारे लड़का हुआ था एक, तो उस टाइम इसको 2-3 दिन तो उन्होंने शीशे के अंदर रखा। उसके बाद जैसे इन्होंने हमें दिया, फिर इसको पीलिया दिखा दिया। पीलिया दिखाने के बाद ये, पहले मैं गुड़गांव में जॉब कर रहा था, बात चलती है जी। 2-3 दिन तक फिर इन्होंने एक ट्यूबलाइट सी जला के रखी, 2-3 दिन उसके अंदर वहां पे एडमिट रखा। फिर
वो पीलिया क्यों बनता है वो भी बताएंगे जी। ठीक है जी। और किसी का मैंने घर में कोई भुट्टी वगैरह का नाम सुना था, भुट्टी देखते हैं, वो भुट्टी शायद शहद की होती थी। देखो बहुत से लोग घुंटी भी देते हैं, जन्म घुट्टी भी देते हैं, या शहद के साथ स्वर्ण भस्म भी चटा कर देते हैं। लेकिन जो पहला काम है वो करना चाहिए जी, कि अकेला शहद चटाना, उससे जो कफ का आवरण है गले में वो हट जाता है जी। क्योंकि कफ से उसका गला 9 महीने एक तरह से आवृत रहता है, इसलिए बच्चा कोई खाने की इच्छा नहीं करता है, कोई बोलने की इच्छा नहीं करता है, अंदर किसी तरह की प्रक्रिया नहीं करता है। बाहर आने पे जब कफ का आवरण हटता है तो फिर ये सभी प्रक्रियाएं उसकी चालू होती है जी। और किसी साथी का कोई सवाल हो तो ले सकते हैं अनुवृत जी। आप अपना कोई वक्तव्य यहाँ रखना चाहते हो रख सकते हैं अनुवृत जी। जी कोई प्रश्न है अगर किसी का, या कोई अपना अनुभव, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, अगर किसी को ने ऐसा कोई अनुभव किया हो जो सही हो या गलत हो, कुछ भी आप बता सकते हैं। या जानकारी के अभाव में आपके साथ ऐसा कुछ घटित हुआ हो जिसको कि एक आपके सामने ऐसा समस्या के तौर पर रख के और आपसे जो है काफी उसका चार्ज वसूल किया गया हो, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ अनुवृत जी, आप अपने कुछ विचार रखेंगे क्या? बहुत से साथी लेट जुड़े थे, सभी की जानकारी के लिए। हाँ जी गुरु जी, जैसे कि आज का विषय हमने लिया है कि जो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो जो सबसे पहला स्टेप है कि जब बच्चा हमारे पास आए तो उसमें हमें उसको शहद चटाना चाहिए, क्योंकि जो भी गले में उसके कफ का आवरण है वो हट सके, और जो गले में किसी भी प्रकार का अवरोध है तो वो हट जाए। और उसके बाद हमें देखना चाहिए कि बच्चे का अनुलोमन ठीक हो गया है या नहीं। जो सबसे पहले वो काले रंग की पोटी करता है, तो उससे उसके स्वास्थ्य का अच्छा होने का हमें पता चलता है। और जो पीलिया जैसी लक्षण बता के बच्चों को कई कई दिन पे जो नर्सरी में रखा जाता है, शीशे में रखा जाता है, और उसका अच्छा खासा पर डे का चार्ज वसूला जाता है हॉस्पिटलों द्वारा। तो वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमने पढ़ा है कि वो बच्चे में ये लक्षण दिखाई देते ही है। वो पूरा प्राकृतिक है, वो कोई बीमारी नहीं है। और अगर वो नहीं हुआ है, वो काली पोटी उसने नहीं की है, तो उसके लिए फिर हमने जैसे यहाँ पे आपने उपाय बताया कि शहद के साथ अरंड का तेल जो है वो दे सकते हैं। तो ये जो विषय है ये काफी एक गंभीर विषय है, और अक्सर क्या है कि जानकारी जो है पहली महिलाओं को होती थी, वो ये सब करते थे, घरों में ही बच्चे होते थे। लेकिन आजकल हॉस्पिटल वाले अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं और वो उस तरीके से चलते हैं, तो वो माँ बाप को उसमें कुछ करने का ज्यादा ऑप्शन होता नहीं है। और फिर हमको भी यही लगता है कि जो डॉक्टर कह रहे हैं वही सही है, उन्हें ज्यादा पता है। और कई बार क्या होता है कि ज्यादातर डर के कारण वो लोग चाहते हैं कि उसके जो परिजन वहां पे हैं, जो महिला है, जो छोटा बच्चा है, वो सुरक्षित हॉस्पिटल से वापस घर पे पहुंचे, तब हम अपना जो भी उपाय है जो जानते हैं वो अपने हिसाब से तब चलेंगे। तो ये जानकारियां, जो छोटी छोटी जानकारियां हैं, ये कहीं ना कहीं परंपरागत तरीके से पहले जो घर में दादी नानियां थी या दाइयां जो बच्चों को पैदा कराती थी, वो करते थे ये सब चीजें, और आगे वो बढ़ती आई है ऐसे ही। लेकिन अब मॉडर्न मेडिकल साइंस के जमाने में सारी चीजों को कहीं ना कहीं वो पुरानी बातें करके एक तरफ रख दिया गया है, और उस
उसके नाम पे जो है या तो पैसा ऐंठा जा रहा है या फिर डराया जा रहा है लोगों को। तो वो आगे और भी इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं नई जो यहाँ पे लोगों को पता चलेंगी, तो उनको पता चलेगा कि हम जिन चीजों से डर रहे हैं वो डरने की आवश्यकता नहीं है, वो सब एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो बच्चे के साथ घटनी है। हाँ, उनका जानकारी का जानना बहुत जरूरी है। तो जब हमें वो पता होंगी सारी जानकारियां तो फिर हम आगे उस तरीके से ही, जैसे लोगों ने बुखार में अपना अनुभव शेयर किया है और सीखा है और उससे लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे ही वो अपने आने वाली पीढ़ी या जो जिन लोगों को बच्चे हो चुके हैं तो जरूर उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव रहा होगा। तो आगे जो आने वाले उनके परिवार में जो बच्चे हैं या बच्चों के बच्चे हैं उनके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें, तो ये प्रयास वही है। तो उसी के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही गुरुजी, अब आगे आप अपना रखें विचार। देखो जी, ये लक्षण पीलिया जैसे क्यों दिखाई देते हैं, या ये जिसको बोलते हैं ये क्यों होता है जी? जब गर्भ कंसीव होता है जी, माँ का आर्तव और पिता का शुक्र मिलता है, जिस दिन कंसीव हुआ जिस समय अगले 24 घंटे तक उसका जो स्वरूप है एक दही के चम्मच इतना है जी। और जब वो 9 महीने उसने पूरे कर लिए हैं तो एक पूरा शरीर उसका बन गया है जी। अब वो पूरा शरीर कैसे बना जी उसका इतना? जैसे आप लोग क्या करते हैं जी, आप सब लोग अपने घरों में खोआ निकालते हैं जी। आप लोगों ने क्या किया, एक बड़ी ही कढ़ाई ले ली जी लोहे की, उसमें गाय का दूध डाल लिया है 10-20 लीटर। अब आपने खोआ बनाना है जी। तो इतने दूध से वो खोआ कैसे बनेगा जी? आप चूल्हे के ऊपर क्या करते हैं, गांव में ईंट का बड़ा सा चूल्हा बना लेंगे जी, उसके ऊपर वो बड़ी ही कढ़ाई और उसमें डाल देंगे दूध। फिर कई घंटे वहाँ पे आग जलेगी, जलते 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 वो धीरे धीरे खोए में कन्वर्ट होगा जी। इसी प्रकार वो एक दही, जब शुक्र और आर्तव मिले, दही के एक चम्मच दही के साइज़ का जो गर्भ है वहाँ से लेके पूरा शरीर जो बनता है वो शरीर में अग्नि के द्वारा ही बनता है जी। तेज महाभूत बोलते हैं, उसके द्वारा ही वो शरीर तैयार होता है जी, पहले दिन से लेके पूरे 9 महीने तक। अब होता क्या है जी, जब आप बाहर खोआ निकाल रहे हैं अपने घर में तो वहाँ पे आग जल रही है, उससे कढ़ाई गर्म हो रही है, दूध गर्म होके वो पकता चला जा रहा है, साथ साथ में वहाँ पे जो चूल्हा है वो भी पूरी तरह से गर्म होता चला जा रहा है, तपता चला जा रहा है जी। इसी प्रकार अंदर जब बच्चा 9 महीने माँ के पेट में तैयार हो रहा होता है तो वहाँ पे भी तेज महाभूत अग्नि है जो कार्य कर रही है उसको निर्माण करने में, हर एक सेल बनाने में जी। जैसे दूध से वो धीरे धीरे खोए में बदल रहा है, उसी प्रकार जी। अब बाहर चूल्हा गर्म हो रहा है तो अंदर वो जो गर्मी है बच्चे के अंदर, जहाँ वो तेज महाभूत कार्य कर रहा है, वो किसी भी तरह से बाहर नहीं निकल पाती है। बच्चा के चारों ओर एक वाटर जैकेट होता है, पानी की थैली, जब डिलीवरी होती है तब तो वो फूटती है। जैसे कई बार आप लोगों ने गाय भैंस को बछड़ा देते समय भी देखा होगा कि वो एक वाटर जैकेट सा होता है, पहले वो फूटता है बहुत सारा पानी, फिर आगे अगली प्रक्रिया शुरू होती है जी। तो जैसे वो चूल्हा तो क्या है कुछ घंटों के बाद ठंडा हो जाता है जी, लेकिन वो गर्मी बच्चे के ब्लड के अंदर रहती है जी, ब्लड के अंदर। और जब बाहर निकलता है तो उस समय की जो तत्कालिक गर्मी है वो क्या है, जैसे जैसे बच्चे की पोटी निकलेगी तो वो जो उस समय उसके शरीर के ऑर्गन के अंदर है तत्कालिक गर्मी है, जो पूरी नहीं थोड़ी गर्मी, वो अगर पोटी निकलेगी तो उसके द्वारा बाहर निकल के वो साफ़ हो जाएगी जी। अगर पोटी नहीं आ रही है तो फिर वो पीलिया जैसे लक्षण दिखाई देंगे, वो उसकी जो गर्मी है जी। अब ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंदर तो बच्चा पानी की थैली में था, अब बाहर आया है तो पानी की थैली हट गई है जी। पानी की थैली क्या उसको एक सुरक्षा दे रही थी जी, बाहर वो वायु और तेज के संपर्क में आया है। ज़्यादातर जो ये पीलिया जैसे लक्षण हैं एक तो उनमें दिखाई देते हैं जिनको पोटी ना आए, दूसरा गर्मियों के दिनों में, अक्सर सर्दियों में लक्षण नहीं दिखाई देते जी, क्योंकि गर्मियों में अंदर तो बच्चा एक सुरक्षित वातावरण में है,
बाहर हवा उसको टच करेगी तो वो भी उसका जो स्नेहास है, उसकी जो ताकत है उसको थोड़ा कम करेगी। गर्मी है वो भी उसके अंदर आप जल महाभूत को कम करने का काम करेगी जी। तो इस प्रकार जब तक पोटी नहीं आएगी तो वो लक्षण दिखाई देंगे। उस पीलिया को ख़त्म करने के लिए, उस लक्षणों को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, अगर बच्चा 24 घंटे तक 2-3 बार पुरानी काली काली पोटी नहीं कर रहा है तो फिर आधा वो पौना चम्मच शहद, पौने से भी थोड़ा चम्मच शहद में 2-3 ड्रॉप एरंड का तेल की 2 या 3 ड्रॉप डाल के बच्चे को चटा दे। फिर वेट करो जी, 2-3 घंटे पोटी आई तो ठीक है, नहीं फिर से चटा दो। तो इस तरह से चटाना है, तो वो जैसे जैसे पोटी आएगी सारी गर्मी बाहर निकल जाएगी जी। तो यहाँ पे भी केवल हमने वेट एंड वॉच करना है जी। जैसे बुखार में रोटी के लिए मना है, दूध के लिए मना है, अंग्रेजी दवाई के लिए मना है, क्या करना है, वेट एंड वॉच, वहाँ समझना है, टाइम देना है। यहाँ भी ऐसे ही करना है जी। फिर वहाँ और क्या कर सकते हैं, महासुदर्शन ले सकते हैं। तो यहाँ एरंड का तेल शहद के साथ चटा सकते हैं अगर ना आए तो अगर वहाँ पे चिकित्सा देते रहेंगे बच्चे को, कोई भी ऊपर से जो चिकित्सा देंगे खासकर मेडिसिन के रूप में, तो वो क्या करेगी जी, वो बच्चे के अंदर एक तरह से खर व गुण्य को सिंपल शब्दों में क्या बोलेंगे अनुव्रत जी, वैद्य महेंद्र जी, खर व गुण्य को इनको सिंपल भाषा में क्या बताएं? वो बच्चे की इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं जी। जो दवाई दी जाएगी उससे क्या है, ऐसा नहीं है कि दवाई देने से वहाँ दवाई की ज़रूरत नहीं है, वहाँ केवल पोटी निकालनी है जी। और वहाँ हम अगर उसके ऊपर काम करने लग जाएंगे, वहाँ बुखार पे काम करना ही नहीं होता टेम्परेचर के ऊपर, वहाँ तो वेट करना होता है, अग्नि को सुधारना होता है जी। इसी प्रकार का कार्य यहाँ करना है। अगर हम वहाँ पीलिया वाली दवाइयाँ देने लग जाएंगे तो उसके लीवर के ऊपर, उसकी प्लीहा के ऊपर, उसके गुर्दे के ऊपर, जिसने भी काम करना ही नहीं शुरू किया है, उन दवाइयों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है और आगे चल के उनको कोई ना कोई विशेष बीमारियां बनती है जी। किसी को फेफड़े की बीमारी बनने लगेगी, किसी को आगे चल के युवावस्था तक गुर्दे की बीमारी, किसी को प्लीहा की, किसी ना किसी ऑर्गन की बीमारी उसको आगे चल के बनने लगेगी जी। तो बच्चे के टाइम में जानकारी नहीं है तो पूरी तरह से ठेका देने पे डॉक्टर कुछ करो जी, फिर बच्चा पे वो सब तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं जी। तो अपने बच्चे को एक्सपेरिमेंट से बचाना है तो ये जानकारी होनी चाहिए जी। हमारे दोनों बच्चों के टाइम पे हमने सेम यही काम किया है जी। एक और बात, जैसे मंजीत जी का कहना था कि बच्चे को वैक्सीन का नंबर खासकर आता है दूसरे दिन जी हॉस्पिटल में। दूसरे दिन वो बोलेंगे कि जी ये 3 इंजेक्शन, एक पोलियो की ड्रॉप, एक हेपेटाइटिस बी और एक विटामिन के, ये 2 इंजेक्शन, एक पोलियो की ड्रॉप बोलते हैं। सरकारी वाले हैं तो अपने पास से ही लगा देते हैं, पता भी नहीं चलता माँ बाप को, बस आएंगे इसको इंजेक्शन लगने हैं जी। और प्राइवेट वाले हैं तो आपको बोलेंगे ये इंजेक्शन बाहर से ले आओ, ये लगने हैं जी। तो मैंने ग्रुप में फ़ोटो भेजी है जी। एक भेजी है जब हमारा पहला बच्चा हुआ था 30 अक्टूबर 2020, उसके ऊपर डेट डली हुई है जी। और दूसरी है जो अभी लड़की पैदा हुई थी 1.25 महीने पहले जी। तो डॉक्टरों का वही दूसरे दिन के जी इंजेक्शन लगाने हैं। क्यों लगाने हैं जी, ये तो सब लगाते हैं। डॉक्टर का जवाब ये है जी कि ये तो सब लगाते हैं। क्यों जी, क्योंकि ये आपके बच्चे को पोलियो से बचाएगा, ये हेपेटाइटिस बी से, वो पीलिया वाला जी, ये आपके बच्चे को एक विटामिन के का दिया जाता है लकवा, से बचाएगा। अब ऐसे नाम सुन के माँ बाप वैसे ही डर जाते हैं जी। तो हम बोले डॉक्टर को जी ये कितने दिन बचाएगा जी, अगर ये लगने के बाद भी बच्चा क्यों कुछ हो गया है तो क्या आपकी जिम्मेवारी है? वो बोले नहीं जी। फिर आप लगा क्यों रही है? ये तो जी सरकार की स्कीम है, प्रोटोकॉल है, भाई हमने तो नहीं लगवाने जी अपने बच्चे को। वो बोले हम छुट्टी नहीं देंगे, CMO से लिखवा के लाओ जी, हम यहाँ बैठे हैं, बच्चा हमारा है, आप लगा रहे हो तो आप गारंटी दे दो, नहीं तो हम बैठे हैं हाँ, हम तो नहीं वो करेंगे जी। तो थक थुक के अंत में बोले जी कि आप लिख के दे दो जी कि हॉस्पिटल लगा रहा है, हमने नहीं लगवाना है, हमारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी जी, आप ले जाओ जी बच्चे को। तो हमने दोनों बच्चों के टाइम पे ये किया है जी। पहले के टाइम पे थोड़ी डॉक्टर जल्दी मान गई थी जी, दूसरे के टाइम पे
क्या हुआ, अब नियम थोड़े ज़्यादा सख्त कर रखे हैं, खूब डराने की कोशिश करते हैं जी। तो बोले जी टीम आएगी, पहले बोले सीएमओ के पास से लिखवा के लाओ। माँ जी हम तो लिखवा के नहीं लाएंगे, हमारा बच्चा है उसको क्या देना है वो हमने देखना है जी। आप जो दे रहे हैं आप लिख दो कि जो आप दे रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा या इतने दिन इनसे बचा देगा, फिर हम आपकी बात को मान लेंगे। वो बोले हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो आप सीएमओ से लिखवा के लाओ। हम क्यों लेके आए जी सीएमओ से लिखवा के, आप लेके आओ जी, आप यहाँ बुला लो सीएमओ को। तो नाम सीएमओ के पास गए जी, फिर उनके कोई 2-1 बंदे आए तो उन्होंने बात करी जी आप क्यों नहीं लगवा रहे। तो मैंने पूछा जी कि मैंने पूछा जी क्यों लगाना चाहती है, ये तो इम्यूनिटी के लिए है, ऐसा है लकवा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। आप देखेंगे ना जी जो पोलियो की ड्रॉप होती है, मैं आप लोगों के पास ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। पोलियो की जो ड्रॉप होती है जी उसके ऊपर आरंभ में ही लिखा है जी मंकी सेल, वो मंकी के किडनी से उससे वो लिया जाता है जी उसका, और फिर इसके अंदर मिलाया जाता है जी। तो मैंने उसको पढ़ाया जी आप देखो तो इसके अंदर है क्या जी। फिर वो बोले चलो ये ना दो आप इंजेक्शन लगवा लो। अब फिर हम बोले जी ये कोरोना के टाइम पे लोगों को ज़बरदस्ती ऐसे ऐसे लगाए, अब धड़ाधड़ गिर रहे हैं कि नहीं, आप लिख के दे दो जी। तो वो भी चले गए जी ऐसा करने से। तो हमने किसी दोनों बच्चे में से कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया जी, थोड़ा सा झगड़ना पड़ता है बस इतना ही है जी। अगर आपको जानकारी है, आप दोनों सतर्क है, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप अपने बच्चे को बचा सकती हैं जी। नई लोगों को देखो जी कितने लगाए, ज़बरदस्ती किसी को की नौकरी से निकाल दिया जाएगा और बसों में नहीं चढ़ने दिया जाएगा, वो कोरोना के नाम पे धड़ाधड़ गिर रहे हैं जी। तो हमने ऐसा किया जी अपने बच्चे के, दोनों बच्चों के टाइम पे जी। अब किसी का कोई सवाल जी? हाँ अनुग्रह जी सवाल ले हो आप। नमस्कार जी। जी करिए सवाल। जो बच्चा पैदा हो रहा है अभी उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ये तो कोई पैमाना नहीं है जी, उसको कोई समस्या है तो वो बताओ जी आप टेम्परेचर के आधार पे। नहीं, एक बार है ना बेबी लड़की हुई थी तो उसका टेम्परेचर 100 था। ठीक है जी। बिल्कुल ठीक थी, कोई दिक्कत ना थी। तो दूसरे डॉक्टर ने जब भी एडमिट कर ली। ठीक है जी। बस ये पूछना था भाई बच्चे का नॉर्मल टेम्परेचर भी इतना हो सका है, अच्छा बच्चा सही है तो ना रोना ना कुछ, कोई शरारत नहीं, बढ़िया तरीका दूध पी रहा है, बढ़िया तरीका रहा है। हाँ बस ठीक है जी बच्चा। बस ये पूछना। एक और वो जो आप शर्ट वाली बात बता रहे थे, हाँ जी। तो एक जो कई बार देखी है, रील में भी देखी है, वो भी देखी है, कई बार डॉक्टर मना कर रहे हैं भाई शर्ट नहीं चटाना चाहिए बच्चे को। डॉक्टर तो पैदा होते ही, आप थोड़ा हॉस्पिटलों का देखेंगे ना जी, पैदा होते ही बच्चा देते ही ये बोलेंगे उस दुकान पे जाओ वहाँ से पाउडर का दूध मिलेगा और ये पिलाओ जी। हाँ ये तो है। वो बिल्कुल गलत लाइन है जी उनकी। पहला काम बच्चे को शहद इसलिए चटाना है जी ताकि उसके गले में जो कफ का आवरण है ना जी वो हट जाए। पहला काम शहद इसलिए चटाना है जी, और फिर आप उसमें वेट करो, और फिर माँ का दूध आ रहा है तो माँ का दे दो, माँ का नहीं आ रहा है तो आप बकरी और गाय में से कोई सा भी दूध दे सकते हो। वो पाउडर वाला दूध बहुत ही खतरनाक है, जहरीला है, वो बिल्कुल ही खतरनाक चीज़ है जी जो डॉक्टर बोलते हैं। अभी के जो काजल वाला बच्चा है इसमें भी डॉक्टर मना कर काजल नहीं डालना चाहिए। डालना चाहिए जी, क्योंकि खासकर आप एक चीज़ देखेंगे जी, काजल के ऊपर ही अष्टांग हृदय में बड़ा डिटेल में है, महिलाओं को मोतियाबिंद पुरुषों की तुलना में बहुत कम होता है जी। किसी का ऑब्जर्वेशन है क्या जी? किसी ने नोट किया हो जी, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में मोतियाबिंद बहुत कम होता है जी? कोई हाँ ना कुछ तो बोल। चश्मा भी कम चढ़ता है आदमी के मुकाबले। हाँ मोतियाबिंद कम होता है, कारण ये है जी कि जो हमारी आंखें हैं और जन्म से खासकर 16 साल तक आंखें कफ के प्रभाव में है जी, आंखों के ऊपर कफ का आवरण रहता है जी। तो उस आवरण को हटाने के लिए सुरमा या अंजन लगाने का विधान है। महिलाएं क्या करती है जी, जब तक बच्चा छोटा है तो
उसको अंजन या सुरमा डालती है जी, काजल अच्छा लगे बच्चा। इस दृष्टि से अगर स्वास्थ्य के लिए डाल रहे हैं कोई महिला तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छा लगने के लिए ज़रूर डालते हैं। और जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगेगा 5 साल के बाद तो छोड़ देते हैं, वो छोड़ना भी गलत काम है, जबकि खुद महिला लगभग 35-40 तक तो डालती ही है जी आँखों में वो काजल या सुरमा, तो वो डालना चाहिए। गुरु जी आजकल तो ये आर्टिफिशियल काजल आ रही है तो बेकार होंगे। तो बेकार है जी, पुरानी महिलाएं बनाना जानती है, वो बता भी देंगे कैसे बनता है जी। जैसे गुरु जी वो पलटे पे वो दिया लगा के बनाती थी हमारी माता जी तो। हाँ जी, तो इसके पीछे का कारण बता रहे हैं। 18 साल तक बच्चे को आप काजल ज़रूर डालें जी। महिलाएं क्या करती है, बच्चा बस बड़ा हुआ खुद तो डालती है लेकिन बच्चे को डालना छोड़ देती हैं, तो 18 साल तक ज़रूर डालना चाहिए जी। उस समय तक आँखों के ऊपर कफ का आवरण होता है, वो उसका बैलेंस रहे जी। ठीक है। और किसी साथी का कोई सवाल जी? ये ग्रुप में एक और फोटो भेजी है जी, अभी आ रही है, इसको पढ़ लेना जी। ये पोलियो की उसकी है जी, जो पोलियो पिलाते हैं उसके ऊपर जो ये हरा हरा स्केच के साथ वो किया गया है, ध्यान से पढ़ो जी इसके अंदर क्या है जी। तो ये जब भी आगे से कोई पिलाने आई, प्राइमरी मंकी किडनी सेल कल्चरल ड्राइव्ड, वहाँ से लेके इसमें ये डाला गया है। एक बार आप पढ़ सकते हैं जी इसको। तो इसलिए ये बिल्कुल भी ना लगवाएं जी, ना पिलाएं जी। पढ़ा है जी किसी ने? जी पोलियो बेसिक मत पिलाओ, कुछ नहीं होगा बच्चों को। कुछ नहीं होगा जी, मैंने तो ऊपर भेज रखे हैं जी मेरे बच्चे के दोनों के टाइम पे, मैंने नहीं वो कोई तो भी पढ़ लिया। हुआ है जी। हाँ, कुछ भी नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना है, कुछ नहीं करना है जी। अब क्या क्या देना है वो आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बच्चों को उल्टी लग जाए, दस्त लग जाए तो वहाँ करना क्या है जी, वो आगे पढ़ेंगे अगली कक्षा में जी। किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं जी। तो आप लोगों को अपने को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी पीढ़ी को स्वस्थ रखने के लिए जागरूक होना पड़ेगा जी, ठेका नहीं देना पड़ेगा। अगर हम ठेका देंगे अपने स्वास्थ्य का या अपने बच्चों के स्वास्थ्य का, तो वो उसी तरह से शोषण कर लेंगे जैसे एक किसान ज़मीन को ठेके पे देता है तो ठेके वाला उसका पूरी तरह से शोषण कर लेता है जी, पैदावार बढ़ाने के नाम पे इतना सारा केमिकल उसके अंदर डाल के जी। तो ठेके की प्रवृत्ति से बाहर निकलना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। अनुवृत जी निष्कर्ष रख दो आज का, फिर समाप्ति की ओर जाएंगे। जी गुरु जी। तो जैसा कि हम लोगों ने आज की कक्षा में समझा, और अभी अंत में जो बहन जी प्रश्न कर रही थी उन्होंने पूछा भी कि कुछ नहीं होगा, यानी कि एक तरीके से अगर पूरी आज की कक्षा का निष्कर्ष निकाला जाए तो जो भी चीजें हम लोग हॉस्पिटल या डॉक्टर की देखरेख में उनके अनुसार कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक डर का और जो भय का माहौल बनाया हुआ है उसके कारण से हम लोग उसको फॉलो करते हैं। उनके बताए हुए जो रास्ते हैं, बताए हुए जो उपाय हैं उनके, या जो पोलियो की वैक्सीन हो या कोई और तरीके की वैक्सीन हो, इंजेक्शन हो, कोई विटामिन के जो भी दवाइयां हैं, वो बच्चे को हम किस डर से दे रहे हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, उसको कुछ ना हो। तो ये जो डर है, इसी डर का वो लोग फायदा उठा रहे हैं, और शुरुआत से ही बच्चा पैदा होते ही जो है वो जो पीलिया है, जो जॉइंटिस है, उसका नाम देके बच्चे को एडमिट करके रखते हैं, और फिर वहां पे वो जो अच्छी खासी जो कॉस्ट वसूलते हैं, तो उससे एक नुकसान होता है हम लोगों का आर्थिक रूप से। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो एक प्राकृतिक स्वाभाविक प्रक्रिया है शरीर की,
जो जो कि होनी ही है, और उसका समाधान भी शरीर खुद ही कर रहा है। जब शरीर से वो काले रंग का जो मल निकल रहा है, और अगर वो नहीं भी निकल रहा है तो हमने उसका उपाय जान लिया है कि अरहर का तेल हम 2-3 बूंद आधा चम्मच शहद के साथ दे सकते हैं। इसमें जो सावधानी रखने वाली बात है वो यही है कि बस आप पहले से ही ऐसी जब सिचुएशन है, आपको पता ही है कि डिलीवरी होने वाली है, तो आप पहले से ही अच्छी क्वालिटी का शहद जो है जमा करके रखें अपने पास, और उसको लेके जाएं। किसी से वहां पर पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सुरक्षित बच्चा आपके हाथ में, आपके पास में आ जाए, आप उसको ये चटा दें, इसका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। और ये बरसों से ये ऐसे ही जो माताएं बहनें हैं, जो दाइयां हैं, वो ये करती आई हैं। और हमारे टाइम पे भी हमने सुना है अपनी माता से कि हम लोगों को किसने शहद चटाया था, या हमारी जो और भाई बहन जो हैं और भी। तो ये सारी चीजें यानी कि पहले होती थी, और ये शास्त्रोक्त थी कहीं ना कहीं। ये कोई दकियानुसी विचार नहीं थे जो किसी ने अनपढ़ ने अपनी मर्जी से ये कर दिया था, या दवाइयों के और इंजेक्शनों के अभाव में ऐसा होता था कि आज दवाइयां और हॉस्पिटलों की भरमार है और उनके पास वैज्ञानिकता है, तो आज वो अपने ढंग से चलेंगे। और ये सब पुरानी चीजें थी, तब ये हमारे पास नहीं था, तो इसलिए हम उस समय कर लेते थे। तो ये ऐसा नहीं है, ये पूरा शास्त्रोक्त ज्ञान है, और इसी से शरीर जो है प्राकृतिक रूप से हम उसको मदद करते हैं। यानी कि एक तो उपाय हम ऐसा कर रहे हैं जो शरीर में कहीं ना कहीं कुछ अवरोध पैदा कर रहा है, कुछ रुकावट या कुछ बनावटी चीज हम शरीर में डाल रहे हैं, और एक उपाय ऐसा है जो प्राकृतिक रूप से मदद कर रहा है, उसको बिना किसी उसमें कोई बिगाड़ पैदा किए हुए, अप्राकृतिक कुछ भी क्रिया करते हुए उसको अच्छे ढंग से अपने कार्य करने में मदद कर रहा है, एक उपाय। और दूसरी तरफ जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे देख ही रहे हैं कि जो वैक्सीन के अंदर जो मंकी किडनी सेल का जो एक्सट्रैक्ट वहां से उसमें डला हुआ है, तो क्या कोई रिसर्च ये भी बताएगी कि इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ऐसी कोई दवाई बनाने की, कि जो वहां से इन्होंने इसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, इसका कोई फायदा है, उसका कोई या नुकसान है, या कोई षड्यंत्र के तहत इसको डाला जा रहा है जानबूझ के। तो इन पे कोई रिसर्चेस होंगी भी तो वो हम तक पता नहीं है, आम जनमानस तक उनकी कोई पहुंच नहीं है। हम लोग बस हमें बता दिया गया है और हम उसको मजबूर हैं फॉलो करने में, और केवल एक ही कारण है, हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो स्वस्थ रहे, मुंह से कुछ ना हो। तो जो हमें बताया जा रहा है हम उसी को सही मान रहे हैं। तो उपाय अब हमारे पास यही है कि जब हमें ये ज्ञान मिल रहा है तो हम उसको अच्छे से सुने उसको, और उसको सारी चीजों को ध्यान रखें। अपनी भी आप लोग इन चीजों पे आगे अपने स्तर पे भी उसका अध्ययन करें और चीजें ढूंढने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं ऐसे विचार और भी जगह आपको मिलेंगे, तो आप फिर जो आपको लगेगा कि हाँ यही चीजें जो है सही है, ये होती थी पुराने समय में से चली आ रही है। और जब हम थोड़ा थोड़ा करके इनको अपनाएंगे, बताएंगे, तभी ये चीजें दोबारा से फैलेंगी और सही ज्ञान लोगों तक पहुंचेगा। तो यही हमारी टीम का प्रयास है, हमारी कोशिश है, और इसमें हम लोग हर हफ्ते की तरह प्रयासरत हैं सभी लोग। तो उम्मीद है कि आज का भी विषय आपको अच्छे से समझ में आया होगा और काफी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, और आगे आने वाले हफ्तों में इससे संबंधित और भी जानकारियां आपको इसमें रोचक जानकारियां मिलेंगी। तो इसलिए आप अधिक से अधिक जुड़ें और समय पे जुड़ें, और अपना अनुभव जरूर शेयर करें जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो। चाहे भले ही आप अपने पुराना कोई अनुभव शेयर करें, ताकि उसमें से कोई प्रश्न निकल सकता है, तो हम प्रश्न पे फिर उसको डिस्कस कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं कि भाई वहां आपको नहीं पता था तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम हर हफ्ते आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप लोग हर हफ्ते की तरह शालीनता से सुनते हैं विषय को। तो सभी का धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि। ऐसा है जी कि हमारी जो ये टीम है ये आप लोगों के सामने ऐसे विषय लेके आ रही है जहाँ पे कुछ भी नहीं करना है जी, केवल बस जानकारी हो।
अब मंजीत जी को गेहूं काटते काटते बुखार जैसा हो गया, फील हुआ, 2 दिन रोटी नहीं खाई, तीसरे दिन अच्छा फील हो गया, अपना काम पे वापस चले गए जी। तो ये कब हुआ? जब इनको जानकारी थी जी। अब बुखार के बारे में डिटेल जानकारी आप लोगों को बता दी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई समस्या आ रही है, अब ये बच्चे के बारे में हो सकता है कि पहली बार सुन रहे हैं, तो हिम्मत ना बने। आपके पास ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि आपके घर में बच्चा है, अब उसको क्या क्या करना है, तो आप हमारी टीम के किसी भी साथी से आप राय ले सकते हैं। या फिर कोई ऐसी वैक्सीन जैसी ज़बरदस्ती आप लोगों के साथ हो रही है, कहीं पे भी आप लगवाना नहीं चाहते हैं, डॉक्टर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो भी हमारी टीम से संपर्क कर सकती हैं। बुखार जैसा बताया वैसा करने पे भी अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इनमें से किसी भी साथी से जी, जैसे कि वैद्य महेंद्र जी हैं कैथल में पुंडरी के आसपास, कुलदीप जी है समैन गांव में, नरवाना टोहाना उसके आसपास, अनुवृत जी है उत्तर प्रदेश से, वैद्य सेशन जी है, इनको जानते ही होंगे, गुहाना के आसपास है जी। और कौन से साथी हैं जी अपने इस बैच में? डॉक्टर राजपाल जी है जी कुरुक्षेत्र के आसपास के एरिया में। मोहम्मद आसिफ जी बहुत लंबे समय से अच्छे साथी हैं, जो बहुत बारीकी से आयुर्वेद को पढ़ रहे हैं, ये भी उत्तर प्रदेश के एरिया से ही है जी। मंजीत जी है हमारे आयुर्वेद वाले जैविक किसान, नहीं ये थोड़े कम हैं, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम से ये भी आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, ये भी शायद दिल्ली में रहते हैं जी। और हमारा स्थान है पंचकुला जी। तो आप किसी भी साथी से संपर्क कर सकते हैं। कोई आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, या ये मंकी सेल वाली पोलियो की ड्रॉप पिलाने के लिए, या आपका बुखार बिगड़ रहा है, या कोई और भी सिस्टम बिगड़ रहा है, तो बस ज़रूरत है हर रविवार को आपको टाइमली जुड़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ने की, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, और इससे हम सबका उत्साहवर्धन बढ़ेगा, तो ये क्लास जारी रहेगी। जैसे आज शुरू में कोई साथी नहीं बोल रहा था, अगर उत्साहवर्धन नहीं बढ़ेगा, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो फिर ये क्लास हम मजबूरीवश रोकनी भी पड़ सकती है जी। तो आप सभी से निवेदन है कि इस जानकारी को जो आपको मिल रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें किसी भी रूप में जी। और इस टीम से आप किसी भी साथी से राय ले सकते हैं, सब मिलके आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे जी। हाँ मंजीत जी, आपका क्या सवाल है? आजकल एक समस्या ज्यादा बढ़ रही है भाई जी कि लोगों को ना कंसीव ही नहीं हो पा रहा है ये बच्चे वाला काम। काफी सारे लोगों का मेरे आसपास में कम से कम 3-4 दंपत्ति ऐसी हैं जो कंसीव ही नहीं कर पा रहे, उनको बड़ी समस्या हो रही है। इस पे भी आने वाली कक्षाओं में चर्चा करेंगे मंजीत जी। इसमें भी जो अभी तक हमने पढ़ा है जी, जैसे आप देखोगे शुरू की 10 कक्षाएं केवल भोजन पे थी जी, जो शुरू में संजीव जी ने बताया बड़ा अच्छा सा। अगर हमें ये पता चल जाए, हमारी पीढ़ी को ये पता चल जाए कि भोजन जब भी खाना है पचाने के लिए खाना है, तो मान के चलो आपकी पीढ़ी सुरक्षित है जी। और फिर बुखार आ रहा है उसको कैसे ठीक करना है, आपकी पीढ़ी सुरक्षित है जी। और फिर नई पीढ़ी पे अगर इस तरीके से काम करेंगे, बच्चों पे आगे भी पढ़ेंगे हमने कैसे बच्चों पे आगे आगे काम करना है, दस्त लग रहे हैं, दांत निकल रहे हैं, दस्त लग रहे हैं, तो वहाँ क्या करना है, पूरे केस हम बच्चों के देखेंगे जी आगे। तो इस तरह से चलेंगे तो पीढ़ियाँ बिल्कुल स्वस्थ रहेगी जी। और अलग अलग इन पे भी चर्चा करेंगे मंजीत जी आने वाले समय में जी। ठीक है जैविक किसान मंजीत जी? हाँ ठीक है जी, अच्छी बात है जी, अच्छे से बता रहे हो आप, बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में भी आ रहा है। हाँ, बस इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है जी। बच्चे को पीड़िया हो जाए तो माँ बाप को जब समझ ही नहीं है जी, माँ बाप तो आत्मसमर्पण कर देता है, डॉक्टर फिर कुछ करो जी, उसके ऊपर कितने पैसे ले, कोई एक्सपेरिमेंट करो। अब ये जो पीछे जो वैक्सीनेशन लगी थी, बहुत ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही लगी है जी। अगर हमें जानकारी होगी तो हम अपने बच्चों को चूहों की तरह एक्सपेरिमेंट होने से बचा सकेंगे जी। इसलिए जुड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ो, यही आप सभी से आशा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं जी। सभी को नमस्ते जी।